देख रहे हैं अपने सामने। और बस 1-2 मिनट में मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप और अच्छे से इसको देख पाएंगे। Sir, I can share it. Yeah, please share. Please share if you can. साउंड क्लियर कीजिए। जी बिल्कुल सर। साउंड क्लियर। क्या मैंने कब बुलाया उन्हें वहां पे? मैंने कब कहा उन्हें ना आज मुझे लेने? स्क्रीन विजिबल है सबको? बात तो सुन लिया कर, बता तो दिया करे कम से कम क्या कर रहे क्या नहीं। जी गाड़ी की बाइक की चाबी मांग के जा रहे, नहीं पूछ रहे कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। screen is visible. हाँ रुद्रा प्लीज आप शेयर करिए स्क्रीन। रुद्रा को कॉल करके। हाँ रुद्रा आप स्क्रीन शेयर करिए। कॉल करके सर कर दी, दिख रही है सब? नहीं अभी नहीं दिख रही। इसका क्लिक सर दिख रही है? नहीं दिख रही। I have shared this screen, sir. किसी को नहीं दिख रही है? नहीं दोबारा कर दीजिए। नहीं दोबारा करिए। ओके सर। स्क्रीन को टच करके कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा आइकन को टच कीजिए। दिख रही है स्क्रीन भाई? ज्ञान जी स्क्रीन दिख रही है? अच्छा ठीक है सर मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर महेश कुमार व्यास जी आदरणीय जी का जनपद दिख रहा है। अभी दिख रही है? जी नेक्स्ट। हाँ दिख रही है। नेक्स्ट आगे लेके चलो। दिख रही है भाई। नेक्स्ट के आगे और आगे। हाँ बस जनपदोध्वंस के बारे में आचार्य चरक बहुत सारी अच्छी चीजें बताते हैं जो आज के समय में बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। जैसे कि सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर नक्षत्र ठीक नहीं है, वो ज्योतिष से शुरू करते हैं और प्रकृति के विवेचन से जनपदोध्वंस की बात आचार्य चरक शुरू करते हैं। और अगर ग्रह चंद्र सूर्य ये बार बार अलग अलग तरह के ग्रहण से अगर आच्छादित हो रहे हैं। अनिल जी आप भी अपना म्यूट कर दीजिए। सभी से निवेदन है कि अपना म्यूट कर दें, ऑडियो साइन म्यूट कर दें तो आपको अच्छा लगेगा। अनिल अग्रवाल सर कृपया अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी जनपदोध्वंस के बारे में आचार्य चरक प्रकृति की बात से शुरू करते हैं कि नक्षत्र ग्रह चंद्र सूर्य, और इसके बाद वो कहते हैं प्रज्ञापराध। अगर धी धृति स्मृति ठीक से लोगों की काम नहीं कर रही, अगर लोगों को जो काम दिया गया है वो ठीक से नहीं कर रहे, बहुत सारे करप्शन में लिप्त हैं या बहुत सारी चीटिंग कर रहे हैं अपने काम के साथ में, तो भी आपको जनपदोध्वंस का सामना जरूर करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर हमने अपने नदियों को बहुत गंदा कर दिया, तालाब कुओं को बहुत गंदा कर दिया, जल को दूषित कर दिया और बहुत सारा प्रदूषण फैला के अगर हमने और अगर हमारा जो देश है, हमारे जैसे अगर ये जंगल देश है तो हमने धीरे धीरे इसको
जैसा बना दिया, और आंध्र देश है तो हमने खूब सारे पेड़ काट दिए और बहुत सारा पानी सुखा दिया। चेन्नई जैसे सी बीचेस से हमने ऐसी एक नौबत ला दी कि वहां पर पानी की इतनी कमी हो गई कि ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये सारे काल के विकार, ऋतु के विकार, जैसे हमारा पाला पड़ जाता है, पूरी की पूरी खेती खराब हो जाती है, ये सारे के सारे जो प्रकृति से जुड़े हुए विकार हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, जिनको खराब मनुष्य ने ही किया है, ये सारे के सारे जनपदोध्वंस का बहुत बड़ा कारण है। और इनकी वजह से क्या होता है, तो आचार्य चरक लिखते हैं कि इनकी वजह से जो औषधियां हैं, उनके जो रस है, मधुर रस है, वो भी अम्ल हो जाएगा, हो सकता है वो अम्ल रस युक्त हो जाए, कषाय रस युक्त हो जाए। जो कटु स्वाद वाली थी वो हो सकता है कषाय और तिक्त रस के स्वाद की हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे विकार औषधियों में भी आपको प्रकट दिखने लग जाएंगे। वो वीर्यहीन हो जाएंगी, विपाकहीन हो जाएंगी। और जो वीर्य है वो तो डेफिनेटली एक औषधि में कार्य करने वाला मुख्य पदार्थ है हम चिकित्सकों के लिए। तो उष्ण वीर वाली कम उष्ण हो जाएंगी, या हो सकता है धीरे धीरे शीत गुण प्रकट करने लग जाएं। तो इस तरह के विकार जो हैं औषधियों में भी जनपदोध्वंस के समय दिखने लग जाएंगे, और इससे डेफिनेटली रोगों की वृद्धि होगी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लग जाएगी। अब इसके मैनेजमेंट की जब बात करें, तो इसके मैनेजमेंट के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि जब औषधियों की अगर बात करें, तो जो आपने पहले से संकलित करके औषधियां रखी हुई हैं, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी में तो आपको डेफिनेटली ऐसी मेडिसिन तोड़ के लाकर देना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे कि मैं मानता हूं कि सुषेण वैद्य के पास में संजीवनी बूटी नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण के साथ में एक इमरजेंसी सिचुएशन है और उस समय संचित करके रखी हुई औषधि काम नहीं करेगी, फ्रेश मेडिसिन देना है। इसलिए हनुमान जी को भेजा गया कि तुम लंका जाओ और फ्रेश लेकर आओ। लेकिन आचार्य चरक यहाँ पर कहते हैं कि अगर जनपदोध्वंस की बात यहाँ पर चल रही है और जनपदोध्वंस आया हुआ है, तो डेफिनेटली जो पूर्व में संकलित करके आपने औषधियां रखी हैं, वो यहाँ पर बहुत उपयोगी होंगी। या फिर वैद्य को अपनी दृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर रखनी चाहिए और तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए कि अगर नक्षत्र ठीक से अभी काम नहीं कर रहे, सब विपरीत और वक्री हो रहे हैं सारे ग्रह, और चारों तरफ प्रदूषण, जल सब दूषित हो रहा है, तो डेफिनेटली जनपदोध्वंस आने वाला है। और ऐसे आने वाली कंडीशन में पहले से ही जनपदोध्वंस की शुरुआत में ही अगर उन औषधियों को अच्छे से हम संकलित करके रख लें, तो डेफिनेटली हम उनका उपयोग कर सकते हैं पूरे के पूरे जनपदोध्वंस के काल में। इसके अलावा और अगर हम आगे बढ़े, तो आचार्य चरक कहते हैं कि जब जनपदोध्वंस बीत जाए, उसके बाद चिकित्सा करने के लिए वो कहते हैं कि अगर अल्प दोष दूषित हैं तो आप केवल लंघन करिए, और अगर मध्यम अवस्था में दोष दूषित हो गए तो आप लंघन और पाचन दोनों करिए, और अगर बहुत सारे दोष एक साथ दूषित हो गए तो डेफिनेटली दोषावसेचन, आपको विरेचन, वमन, बस्ती, ये अनुवासन, निरु, शिरो विरेचन, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आचार्य चरक कहते हैं कि रसायन का प्रयोग बहुत अच्छे से आपको करना है। इसीलिए वो चिकित्सा स्थान में शुरुआत में ही रसायन वाजीकरण से बात शुरू कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले लोगों को मजबूत बनाइए, ताकि जनपदोध्वंस आए, ऐसी एक स्थिति आए तो भी वो मजबूत रहे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उनका शारीरिक और मानसिक संबंधन अच्छा रहे, ताकि इस तरह की परिस्थिति में भी पूरी तरह से हमारा जो समाज है वो पूरा उसके लिए तैयार रहे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आचार्य चरक कहते हैं वो है सद्वृत्त, क्योंकि आचार्य चरक कहते हैं कि जब सभी लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, अब मैं अगर आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखता हूँ पाप कर्मों को, तो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि तुमने पाप किया है इसीलिए तुम्हें रोग आया है। अब पाप क्या है? आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन अगर आप 8, 9, 10 बजे उठेंगे तो ये डेफिनेटली शास्त्र की अवहेलना है, ये डेफिनेटली अधर्म है और ये पाप है, और इससे आपको रोग आएंगे, कफ की वृद्धि होगी और अन्य दूसरे रोग आएंगे। रात्रि में आप देर तक जागरण करेंगे, विवाह स्वप्न करेंगे तो वायु डेफिनेटली दूषित होगी और आपको रोग आएंगे। तो शास्त्र में जो लिखा है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो ये भी एक पाप है। केवल दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप नहीं है, शास्त्र को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके आगे और हम आगे बढ़े तो कोविड-19 के बारे में हम बात करते हैं कि कोविड-19 में डिजीज प्रोग्रेस कैसे होती है। तो इसके बारे में मैं एक बहुत सुंदर पेपर मैंने देखा था, जो कि चाइना से ही एक बड़े साइंटिस्ट ने एक इंटरनेशनल पेपर में पब्लिश कराया था। वो कहते हैं कि सबसे पहले जब कोविड-19 का वायरस जब आपके नाक या मुंह से अंदर घुसता है, और कहीं से नहीं जा सकता, नाक या मुंह से जब वो अंदर जाएगा तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा,
आपको सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ होगी, और सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सांस को रोकने में तकलीफ होगी। इसीलिए मैं अपने सारे मरीजों को कहता हूं कि कम से कम 6 मिनट रोज सुबह आप ओम बोलिए, और देखिए कि पहले आप कितनी देर ओम बोल पाते थे और कहीं वो ड्यूरेशन कम तो नहीं हुआ। तो सांस लेने में तकलीफ की बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। और ओम इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर कोविड अंदर चला गया तो भी ओम आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और डेफिनेटली आपको उससे फाइट करने के लिए और ज्यादा तैयार करेगा। इसके आगे चलें तो सेकंड स्टेज में वो साइंटिस्ट लिखते हैं कि सेप्टिक शॉक में पेशेंट जाने लगेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स में आपका ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लग जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लग जाएगा, और उसके बाद शुरू होगा हीमोरेज। और हीमोरेज शुरू होने का बड़ा कारण है कोएगुलेशन डिसफंक्शन। जब ब्लड रोकने की जो हमारे शरीर की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इस कोएगुलेशन डिसफंक्शन की वजह से डेफिनेटली मल्टीपल ऑर्गन्स में हीमोरेज शुरू हो जाएगा, और WBC आपके शरीर में कम होने लग जाएंगे, जो हमारे शरीर का फाइटिंग मैकेनिज्म है, और धीरे धीरे लिम्फोसाइटोसिस होगा, WBC का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की एक कंडीशन आएगी, और उसके बाद डेफिनेटली डेथ विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस कोविड-19 प्रोग्रेशन। ये कहते हैं हुआन सी ईट एट एल 2020। कोविड आने के बाद में उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल में इस पेपर को प्रेजेंट किया, और वो लिखते हैं कि ये सिम्टम्स सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इनका ये सीक्वेंशियल नहीं है, हो सकता है कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, लेकिन डेथ एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली होने वाली है। इसके मैनेजमेंट के लिए वो इंटरनेशनल जर्नल में दूसरे में एक पेपर प्रेजेंट हुआ जिसे स्टेबिंग एट ने 2020 में ही प्रेजेंट किया, और वो कहते हैं कि एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट ये आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ये सक्सेसफुली करते हैं तो डेफिनेटली मरीज की कोविड-19 के डिजीज प्रोग्रेशन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं, और रिवर्स लेकर आ सकते हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि हमारे पास जो करंट मेडिकेशन जो एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो डेफिनेटली कोविड-19 से लड़ने के लिए सेफ भी नहीं है और बहुत इफेक्टिव भी नहीं है। इसके लिए आचार्य चरक बहुत जगह छोटे छोटे स्थानों पे जनपदोध्वंस में भी और उसके आगे पीछे के अध्यायों में भी और कई स्थानों पर वो बताते हैं कि इस तरह के जनपदोध्वंस को फाइट करने के लिए हमें कैसे ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। तो प्लानिंग में वो कहते हैं कि सबसे पहले लोकल सोर्सेज, आपके आसपास में इमीडिएटली आसपास में कौन कौन सी औषधियां हैं जिससे आप जल की शुद्धि कर सकते हैं, वायु की शुद्धि कर सकते हैं, शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, मन को शांत रखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल सोर्सेज पे, और उसके आगे गए तो सीजनल सोर्सेज, भाई किस मौसम में जनपदोध्वंस हुआ है। रुद्रा उसको आगे करो, नीचे बढ़ो। जिस मौसम में आपको जनपदोध्वंस व्याधि आपके यहाँ पर हुई है उस मौसम में कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, और आगे बढ़ो। और उसके अलावा रीजनल सोर्सेज, आपका जो रीजन है या अनुप देश है या, और आगे बढ़ो, अनुप देश है या जंगल देश है या साधारण देश है, यहाँ पर कौन कौन से रीजनल में आपके रीजन में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है उसे कैसे मैनेज करें। और इसके बाद में चौथा सबसे इम्पोर्टेंट आता है कस्टम। आपके यहाँ पर उस मौसम में अलग अलग त्योहारों में कौन से ऐसे प्रकृति से जुड़े हुए कस्टम्स हैं जिसको फॉलो करने से हम जनपदोध्वंस को कॉम्बैट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सप्तपर्णी एक पौधा है और कर्नाटक में इस मौसम में ये रिवाज है कि जब बारिश शुरू होती है तो सप्तपर्णी की छाल का काढ़ा बना के हर घर में पिया जाए, इस तरह का नियम उन्होंने बनाया। ऐसे ही इसी मौसम में अभी हरियाली अमावस्या भी निकली है, बहुत सारे औषधीय पौधों का संरक्षण उनको लगाना डॉक्टर राजेश बहुत ऐसे छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पर कस्टम्स हैं उनको फॉलो करने से कैसे हम बहुत अच्छे से जनपदोध्वंस को कॉम्बैट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है। हमारी एक बहुत अच्छी हमारी छोटी बहन है डॉक्टर एकता चंदेल, उन्होंने अभी अभी गेंदे के फूल के ऊपर, गेंदे के पौधे के ऊपर, जिसे हम संस्कृत में आयुर्वेद में झंडू कहते हैं, जिसके ऊपर फार्मेसी भी है हमारी झंडू फार्मेसी, उस झंडू उस गेंदे के पौधे के ऊपर उन्होंने एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करवाया और उस पेपर की वजह से उनको इंटरनेशनल पेटेंट अवार्ड किया गया उस पेपर के ऊपर। और वो जो झंडू गेंदे का उन्होंने उपयोग किया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के जनपदोध्वंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण से उसका रेफरेंस लिया गया।
बात ऐसी थी कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और पांडवों की सेना के जो सिपाही थे जिनको तलवार लग जाती थी, जिनके हाथ कट जाते थे, जिनके पैर कट जाते थे, आंख में तीर घुस जाता था, ऐसे सभी सैनिक जो पांडवों की सेना में थे, जहां पर भगवान कृष्ण भी थे, उनकी सेना के वो सिपाही जो घायल होते थे वो अगले दिन फिर से लड़ने आ जाते थे। लेकिन कौरवों की सेना के जो ऐसे सिपाही थे जो घायल हो जाते थे वो मर जाते थे, वो अगले दिन लड़ने नहीं आ पाते थे। तो कौरवों ने क्या किया कि अपने कुछ गुप्तचरों को भेजा पांडवों के पास कि देखो कन्हैया बहुत कठोर है, कोई ना कोई तिकड़म जरूर कर रहे होंगे, तुम जाके देख कर आओ और हमें बताओ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम इतना घायल कर देते हैं उनके सिपाहियों को, लेकिन अगले दिन वो फिर लड़ने आ जाते हैं। तो उन्होंने जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे गेंदे के पौधों का पंचांग तैयार करवा रहे हैं, पंचांग का कल्प तैयार करवा रहे हैं और कल्प तैयार करके जो भी सिपाही घायल है उसके लेप करते हैं और पट्टी बांध देते हैं और अगले दिन जब सुबह खोलते हैं तो वो पूरा का पूरा घाव भरा हुआ मिलता है। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम जो है RM एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे कीटाणु हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते या किसी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग से नहीं मरते, जैसे कि हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल बग जैसे कहते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। इसी तरह से जो कोविड-19 है ये किसी भी ड्रग से नहीं मर रहा है। इस कैटेगरी को मॉडर्न साइंस में कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये DRM कैटेगरी उन्होंने ली और उन्होंने गेंदे के फूल का रस डाला और रस डाल के देखा तो 50% मर गए। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी से नहीं मर रहे थे, गेंदे के फूल से 50% मरे। तो गेंदे की पत्तियों से देखा 80% मरे, गेंदे की जड़ से देखा तो 99% मरे। और जब पूरे गेंदे का पंचांग डाला तो 100% ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। ये एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय खोज थी वो एक यंग साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये जो झंडू है, ये जो जिसे हम झंडू मजाक करते कई बार कि अरे तो झंडू है, वो जो हमारा झंडू है, हमारे पास जो गेंदा है, वो आयुर्वेद की इस जनपदोध्वंस काल में बहुत बड़ी हमारी ताकत है। इस झंडू को अगर आप अपने मरीजों को कहते हैं कि वो खिड़कियों पे लगाएं, दरवाजों पे लगाएं और इससे टकरा के अगर हवा आएगी तो बहुत शुद्ध विशुद्ध हवा होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, अगर गेंदे के पंचांग का काढ़ा बना के प्रभाव वाशने, अपना म्यूट कर दीजिए, प्रभाव वाशने अगर सैनिटाइजर में बना रहे हैं तो गेंदे के पंचांग का काढ़ा बना के अगर आप स्प्रे करते हैं तो उससे ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरते हैं। मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक अगर कोई है तो वो 100% गेंदा है जो हमारे पास है, हमारे आंगन में, हमारे फूलों की दुकानों में गाय खा रही है उसको इतनी बड़ी दिव्य औषधि को गाय खा रही है, कोई खरीद नहीं रहा। लोगों को हमें गेंदे से जोड़ने की बहुत जरूरत है। गेंदा एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने मरीजों को बताइए इसे हाथ धोने के लिए, और इसका पाउडर कैप्सूल में भर के आप मरीजों को तो दीजिए। ये लगा खाओ, इससे अगर कोविड हो भी गया है तो आप ये रख दीजिए तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गेंदा है, और वो डेफिनेटली कोविड-19 जैसे भयानक घनघोर जनपदोध्वंस से जरूर बच जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। बहुत सारी अच्छी औषधि आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। एंटीवायरल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में बहुत लंबी लाइन है। आज मैं बहुत सारे एंटीवायरल आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर डरना नहीं चाहिए कोविड-19 से। केरला में मैंने देखा, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर हेरिन, वो DMS है, अच्छे आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल फैमिली से है, और उन्होंने अपने क्लिनिक के बाद बड़ा सा बोर्ड लगाया है कि वो सजेस्ट करते हैं कि कोविड-19 के लिए सभी लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें। ऐसे हम भी अपने क्लिनिक पे लगा सकते हैं और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस, कौन सी औषधि हमारा कॉन्फिडेंस बनेगी, उसके बारे में आज हम बहुत सारी अच्छी बातें करने वाले हैं। चिंता मत करिए, आपका बहुत सारा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बोलूं तो नीम का जो पौधा है, नीम के बारे में ये बहुत अच्छी इम्यूनो मॉड्यूलेटर इसकी एक्टिविटी है। ये सारे के सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जेब से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ,
चरक का रेफरेंस लिया है, मैंने चक्रदत्त का रेफरेंस लिया है, कुछ पुराने वैद्यों के ग्रंथ मेरे पास हैं उनका रेफरेंस लिया है, और कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स में मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें निकाली है। तब मैं आपको पूरे दावे के साथ ये चीजें बता रहा हूँ, और मैंने गवर्नमेंट को भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है हम सबके बीच में बात होगी तो और मजा आएगा। तो नीम के बारे में इम्यूनो मॉड्यूलेशन की बात की जाए, या एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटी मलेरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, और इसके बारे में बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट हुए हैं। और एचआईवी के लिए, एचआईवी भी ऑब्वियसली एक वायरल डिजीज है, एचआईवी के ऊपर ये इट हैज बीन प्रूव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल ड्रग बाय बैडम। 1999 में ये एक इंटरनेशनल जर्नल में पेपर प्रेजेंट हुआ था। डेंगू वायरस के ऊपर इसके बारे में बहुत सारा काम हुआ है कि डेंगू के वायरस को भी खत्म करने में सक्षम है। हर्पीस सिम्प्लेक्स, मैं आपको बताऊं, जनपदोध्वंस के इस समय में मेरे पास अभी हर रोज कम से कम एक पेशेंट आता है जो हर्पीस सिम्प्लेक्स से पीड़ित है। और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए जो वायरस बनाया जा रहा है, वो अभी जो कोविड-19 के लिए मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली जो वायरस बनाया जा रहा है, जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, वो वैक्सीन जो है वो एग्जैक्टली हर्पीस सिम्प्लेक्स का वैक्सीन है, जिसको मॉडिफाई करके वो कोविड-19 के लिए बना रहे हैं। और हर्पीस सिम्प्लेक्स में नीम हैज बीन प्रूव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटी टू क्योर हर्पीस सिम्प्लेक्स। मेरे प्रैक्टिस में, मेरे अनुभव में, जितने भी मरीज हर्पीस सिम्प्लेक्स से मेरे पास आते हैं, उनको 2 औषधियों का मैं काढ़ा बना के पीने के लिए देता हूँ, और 3 से 4 दिन में मेरे को हर्पीस में 100% रिजल्ट आते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या देता हूँ। मैं देता हूँ एक तो नीम की पत्ती और छाल का काढ़ा, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट हर्पीस के लिए एक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी एंटीवायरल एक्टिविटी के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारे नालियों के किनारे लगा होने वाला, इस मौसम में सबसे ज्यादा उगने वाला पौधा है, उसका नाम है चक्रमर्द। चकोड़े का जो पौधा है, उसकी पत्तियों का रस अगर आप सिर्फ आधा कप पिलाते हैं सुबह शाम, तो मात्र 2 या 3 दिन के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्किन पे कभी कुछ था ही नहीं। ऐसा मैजिकल इफेक्ट नीम की पत्ती और हर्पीस सिम्प्लेक्स दोनों के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अपन आगे बढ़े एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में, तो बहुत अच्छे कुछ ड्रग्स लेकर आया हूँ। इनकी एंटीवायरल एक्टिविटी हैज बीन प्रूवन बाय वेरियस साइंटिस्ट एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड इन वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स। उसमें से कुछ पौधे हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा की जड़ का पाउडर खिलाना चाहिए और उसका क्षीर पाक बना, हम सबको मालूम है अश्वगंधा के बारे में। कासमर्द, जिस तरह से चक्रमर्द है, रुद्र आगे बढ़ो, जिस तरह से चक्रमर्द है उसी तरह से और पावरफुल जो एक्शन है वो कासमर्द का है। गिलोय के बारे में आपको पता है। कटकी करंज, कटकी करंज तो बाप है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कटकी करंज का आप उपयोग करें और आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव ना दिखे। जहां मेरे समझ में कुछ नहीं आता वहां मैं कटकी करंज देता हूँ। और इसके जो फल है कुबेराक्ष, इसको हल्का सा आप कढ़ाई के ऊपर रोस्ट करिए, क्रश करिए, इसका बीज निकालिए। मैं इसको यूज किया है पाइल्स की 3rd 4th स्टेज में, मैंने यूज किया है साइटिका की सबसे मुश्किल स्टेजेस में, मैंने यूज किया है इसको वूपिंग ड्राई कफ में। एक ऐसे जो डीप रूटेड वायरल इन्फेक्शंस हैं, छोटे मोटे नहीं, डीप रूटेड वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर डीप रूटेड हो गया है तो कुबेराक्ष इतना बढ़िया काम करने वाला ड्रग है। और इसके जैसी पेन किलर एक्टिविटी आपको कॉम्बीफ्लेम में भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरे क्लिनिक पे कैप्सूल आपको सीक्रेट बता रहा हूँ मैं सारी, क्योंकि वैद्यों के बीच में ये शेयर होना चाहिए। हम सोचते हैं कि पेन किलर आएगा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुबेराक्ष को रोस्ट करके और उसका छिलका निकाल के पाउडर करके आप कैप्सूल में भर के दीजिए। 500 ml का कैप्सूल, पेशेंट को 8 घंटे तक दोबारा बॉडी में कहीं भी पेन नहीं होगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ अपनी। कोई नशे की दवा नहीं, 2 पैसे की दवा। कॉम्बीफ्लेम से 10 गुना सस्ता हमारे पास में पेन किलर है एंड इट हैज बीन प्रूव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल ड्रग्स वर्ल्ड वाइड। यस, इसके साथ में हम देखें आगे तो हमारे पास अस्थि श्रृंखला है, हमारे पास कुटज है। वही आंवला इस वक्त हमारे गमलों में, हमारे नालियों के आसपास, नदियों के आसपास इतना भूई आंवला लगा हुआ है। आप अपने पुराने स्कूल में जाइए तो उसके गार्डन में देखेंगे भूई आंवला ऐसे लगा हुआ है बिल्कुल जैसे कि घास लगी हो। हमारे मध्य प्रदेश में तो वीड है ये। अश्वगंधा और भूई आंवला हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में घास की तरह उगते हैं। ये भूई आंवला इतना पावरफुल एंटीवायरल ड्रग है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भारत वैक्सीन बनाता और जल्दी बनाता और किसी जड़ी बूटी से बनाता तो डेफिनेटली भूई आंवला को हम सबसे ऊपर रखे। ऐसे ही चंद्रसूर, शंखपुष्पी,
ये सारे के सारे ड्रग्स बहुत अच्छी एंटीवायरल एक्टिविटी के साथ में काम करते हैं। त्रिकटु के बारे में हम सभी जानते हैं, शुंठी, मरीच, पिपली, ये तीनों ही बहुत अच्छे विषनाशक भी हैं और बहुत अच्छे एंटीवायरल एक्टिविटी के साथ में भी काम करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में हरिद्रा है। हल्दी तो कैंसर पे काम कर रही है, HIV पे काम कर रही है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, क्या नहीं है हल्दी के अंदर। लेकिन हमें अच्छी हल्दी लेना है और कोशिश करना है कि हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि भाई तुम आधे बीघा में ऑर्गेनिक हल्दी उगाओ और हम पूरी की पूरी हल्दी लेंगे। और साल भर अपने पेशेंट को पता चल जाता है कि आप हल्दी दे रहे हो तो आप कैप्सूल में भर के हल्दी दो। और जो भी उसको सर्दी हो, खांसी हो, स्किन के इन्फेक्शन हो, हम बड़ी बड़ी दवाई के बारे में लेना वो लेना, हम हल्दी के बारे में नहीं भूल जाते हैं, हम नींद के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे मत करिए। छोटे छोटे अगली स्लाइड, छोटे छोटे से चीजों के बारे में इसको पकड़ के रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे पास में जितने भी लंग्स के और पैनक्रियास के असाध्य रोगों के मरीज आते हैं, जिनको डीप रूटेड इन्फेक्शंस हैं, उन सबको मैं वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग कराता हूँ। और उसकी ज्यादा क्षमता नहीं है रोग की लेने की। एक पिपली से शुरू करिए, 1 2 3 4 10, फिर वापस 1, फिर 10, फिर वापस, वर्धमान क्रम से ही चल रहा है। और पिपली पैनक्रियास को भी एक्टिवेट करने में सक्षम है, पिपली फिर से फेफड़ों को भी एक्टिवेट करने में सक्षम है। और चूंकि पैनक्रियास पे काम कर रही है तो मैं टाइप 1 डायबिटीज में भी वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग कराता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे चरक की एक चीज पकड़ी, यथा रूपम तथा गुणम। पिपली जो है वो मुझे एग्जैक्टली पैनक्रियास जैसी दिखी और जब मैंने उसका प्रयोग किया, क्योंकि वो अग्नि आशय है और पिपली भी अग्नि स्वरूप है, सामरूप्यता भी है, तो डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से आप भी ये सारी चीजों के आप छोटे छोटे प्रयोग करें और आपको बहुत मजा आएगा। और कोविड-19 है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ठीक करने वाले वैद्य हैं। और हम कोविड-19 में पीछे ये हमारे लिए हमारी कमी है, हमें और हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम दावा करते हैं हम कैसे ठीक करते हैं, हम दावा नहीं करें तो भी लोग दावा करते हैं कि जिसको कीमो रेडियो कहीं से ठीक नहीं हो रहा तुम आयुर्वेद वालों के पास जाओ, आखिर को वही ठीक करेंगे। कम से कम लोगों के बीच में ऐसी खबर है, लोगों के बीच में ऐसी एक उड़ती हुई खबर है कि कहीं ठीक नहीं हो रहा तो आयुर्वेद में ठीक हो जाएगा। हमें उसको जिंदा रखना है और हमें उसे इतना रिचार्ज करना है कि लोग ये कहें कि कहीं ठीक नहीं, शुरू में ही जाओ आयुर्वेद के पास। तो मैं नौबती के माने में तो कि कहीं ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमें लोगों को पकड़ के रखना है और लोगों को छोटे से लेकर आखिरी तक ठीक करना है। इसी तरह से हरिद्रा की बात हमने की। मंडूक पर्णी अगर आपके शहर में मिलती है, बस आपके तालाबों के पास, नदियों के पास, तो मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, बिडंग, इन सब की चटनी बनाने को पेशेंट को खाने के लिए बोलिए। मैं तो कई जैसे भुइयां आंवला है इस मौसम में, मैंने सारे मरीजों को बोल रहा हूँ कि तुम धनिया की पत्ती लेकर आओ और ये भुइयां आंवला का फोटो देखो, ये तुम्हारे बगीचे में मिलेगा, इसको तोड़ो और धनिया, प्याज, चटनी तुम्हें जो मिलाना है वो सब मिला के चटनी बनाओ और भुइयां आंवले की चटनी रोज खाओ, तुम्हें कोविड बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इस तरह से इतना भरोसा आपको तब आएगा उस पौधे पे जब आप उस पौधे को फ्रेश यूज करेंगे, उसको बहुत सारा काम करेंगे। तो हम सबको एक काम करना ही है क्योंकि यही हमारा काम है ऑब्वियसली। इसके अलावा मीठी नीम, यष्टि मधु, जितने भी पेशेंट हैं हमारे, ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो बाजार में जाने घूम रहे हैं, उन सबको मास्क पहनने के पहले हमको बोलना है कि एक मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखो। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्टेरॉइड्स हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो सारे एलोपैथी के स्टेरॉइड्स जो हैं उनमें से 90% जो सबसे महंगे स्टेरॉइड्स हैं वो यष्टि मधु के एल्कलॉइड्स हैं, यष्टि मधु के एक्सट्रैक्ट्स हैं अलग अलग। तो यष्टि मधु का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। हर पेशेंट को बोलिए कि ये मुलेठी लो 100 ग्राम, और ये सबसे अच्छी मुलेठी है तुम्हारे लिए, हिमालय से मैंने मंगाई है और ये 1000 रुपए की है और इसको तुम 1000 रुपए की लो और ये एक एक टुकड़ा घर का हर सदस्य दिन भर मुंह में डाल के रखे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका मुंह ठीक करेगी, गुटखा खाते हो तो खाने की इच्छा नहीं होगी, सिगरेट पीते हो तो इच्छा नहीं होगी, बहुत अच्छा पाचन होगा, छाले नहीं होंगे, मुंह नहीं सूखेगा, दांत साफ, व्हाट नॉट, मुलेठी क्या नहीं कर सकते हम जानते हैं। इसी तरह से हम बात करें शिरीष की, तो शिरीष को हम सड़क के किनारे देखते हुए निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। शिरीष को इतनी बढ़िया एक्सफोलिएटिंग बार्क वाला पेड़ है, वो खुद ही अपनी छाल छोड़ के बता रहा है कि मेरी छाल ले जाओ भैया, तुम क्यों बीमारी से परेशान हो रहे हो। मैंने ऐसे मरीज जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंगूठों में गैंग्रीन हो गए, एम्पुटेशन कंपल्सरी है, ऐसे कई पेशेंट्स को हमने हमारे जो भी शुगर के कॉम्बिनेशन है उसके साथ में शिरीष की छाल, शिरीष के पत्ते
आचार्य चरक ने तो पंचशीर्ष अगस्त का वर्णन किया कि दुनिया में कोई भी विष हो, कोई भी विष मतलब हम सोचते साफ कर जाए, ऐसे नहीं, कोई भी विष हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, पंचशीर्ष अगस्त सभी चीजों का आखिरी समाधान है। आचार्य चरक लिखते हैं हमारे अपने आचार्य। तो शिरीष का प्रयोग बहुत अच्छे से बड़ी मजबूती के साथ करना है। शिरीष, हल्दी, गिलोय, ये सब के कैप्सूल करके हम मरीजों को दे सकते हैं। पाउडर बना के थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, तुलसी ये सब डाल के बोले भाई इसकी चाय पियो तुम, ये आपकी एंटी कोरोना चाय है और ये चाय आपको पीने से बिल्कुल कोरोना ठीक होगा, पक्की बात है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो हमारे पास सिताब है। सिताब एक ऐसा पौधा है जो हमारे गमलों से गायब हो गया है, इसको हमें दोबारा अपने गमलों में लेकर आना है। सिताब हमारे घरों में, पुराने घरों में हमेशा होता था, और जो छोटे बच्चे पैदा होते थे उनको कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, अभी लोग डरे हुए हैं स्वर्ण प्राशन के लिए बच्चों को क्लिनिक पे नहीं ला रहे कि मेरे बच्चे को कोरोना हो जाएगा। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे घरों में सिताब जरूर होना चाहिए। सिताब एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती का रस 2 बूंद निकाल के दानियां चटा दिया करती थी बच्चों को, तो उसको दस्त लगने बंद हो जाते थे, सर्दी बंद हो जाती थी, नाक बहना बंद हो जाती थी, पेट दर्द बंद हो जाता था, यूरिन इन्फेक्शन बंद हो जाते थे, रेक्टल प्रोडक्ट हो रहा है तो मोशन फ्री होने लगता और धीरे धीरे दोबारा से रेक्टल मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती थी। उतना बढ़िया एक एंटीवायरल ड्रग सिताब हमारे पास में है, इसके ऊपर हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे घरों में हमारे पास में ग्रंथि है, पर्णयवानी जिसको हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि अजवाइन का पौधा है, पर एक्चुअली वो केवल अजवाइन की खुशबू वाला एक पौधा है। पर्णयवानी के लिए हमको सबको कहना है कि अपने घर में जब चाय बने, जब सब्जी बने तो आप अजवाइन से छोंक मत लगाओ, थोड़े दिन पर्णयवानी डालो। पर्णयवानी से बहुत अच्छी एंटीवायरल एक्टिविटी आती है। पुदीना डालो, पुदीना हैज बीन प्रूव्ड दैट वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल ड्रग। आप सबको पढ़ने के बारे में हमने बात की, कर्नाटक में बहुत काम करते हैं वो लोग। तुलसी, तुलसी तो हम सभी जानते हैं। भृंगराज तो ऐसे लेवल पे देने की दवा है जहां पर पूरा का पूरा क्लेद बढ़ गया है हमारे फेफड़े, इस लेवल पे इन्फेक्शन फैल गया है कि क्लेद युक्त हो गए हैं अंग। जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की जहां पर बात हो रही है वहां भृंगराज का हमें स्वरस देना चाहिए, वहां भृंगराज का काढ़ा पिलाना चाहिए, वहां भृंगराज से अगर बाहर का अंग सड़ रहा है भृंगराज से परिच्छेद करना चाहिए। इस तरह से क्लेद को नाश करने वाला और क्लेद में पैदा होने वाला यथा रूपम तथा गुणम कीचड़ है। हमारे डॉक्टर नरेंद्र गुजराती सर कहते हैं कि अगर घर में आपको भृंगराज उगाना है तो आप उसमें अच्छा पानी डालोगे तो सूख जाएगा, आप उसमें जूठा पानी डालिए तो वो फिर से अच्छा हरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्लेद को पसंद करके उगने वाला, क्लेद को लेके उगने और क्लेद को पूरी तरह नष्ट करने वाला एंटीवायरल एक्टिविटी वाला हमारे पास भृंगराज है। हमारे पास शिग्रू है, शिग्रू, हमारे पास पान का पत्ता है, कम से कम अभी तो पान की दुकानें खोल दी सरकार ने, पहले नहीं खोल रहे थे कि लोग थूकेंगे हवा, अभी तो खोल दी। तो पान की दुकानों में हर व्यक्ति को बोलना है कि अपने घर में रात में खाने के बाद चूना, कट्टा, सुपारी, गुलकंद डाल के एक पान जरूर खाओ। सुपारी खाना बंद कर दिया लेडीज ने, इसीलिए सबको ऑस्टियोपोरोसिस होने लग गया। चूना खाना बंद कर दिया पान के साथ, सबको हड्डियां कमजोर होने लगे, सबके हीमोग्लोबिन कम होने लग गए। पान खाना बंद कर दिया, सबको हार्ट डिजीज होने लगी। गुलकंद खाना बंद कर दिया, सबको इंडाइजेशन होने लग गया। यही तो इम्यूनिटी है। ये सारी चीजें ठीक होंगी तो कैसे की हिम्मत करेगा कोई वायरस हमारी बॉडी में घुसने की? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब चीजों का प्रयोग करना है। इम्यूनिटी की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन शक, एक लाइन से जितने भी हमारे बहुत अच्छे जो भी ड्रग्स के नाम हमने सुने, अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन शक, पुष्पी, पुनर्नवा, तुलसी, दालचीनी, बड़ी इलायची, नीम, हरिद्रा, आंवला, मुलेठी, शुंठी, मरीच, ये सारे के सारे बहुत अच्छे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले ड्रग हैं। रसायन अध्ययन में एक लाइन से चरक ने जितना कुछ कहा है, चक्रपाणी ने जितना कुछ कमेंट्री में कहा है, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छे से इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। हम अगस्त पे आएंगे। रुद्रा अगस्त लगाओ। पंचगव्य घृत, पंचगव्य घृत तो मैंने देखा है कि जो कैंसर के पेशेंट को कीमो रेडियोथेरेपी हो रही है, ऐसे मरीजों को भी कीमो और रेडियो का साइड इफेक्ट कम हो, इसके लिए मैंने देखा पुणे में हमारे पास में बहुत अच्छे हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो सारे कीमो रेडियो वाले पेशेंट्स को पंचगव्य घृत देते हैं कि नहीं इससे जो भी पॉइजन का इफेक्ट है वो भी कम और किसी ऑर्गन को नुकसान भी
पहुंचेगा और बहुत अच्छे से तुम्हारे ऑर्गन काम फिर से उपयोग करने की जरूरत है। नागार्जुनी जो छोटी नागार्जुनी आती है उसको मैंने देखा एक वैद्य जी के यहाँ पर वो पीस रहे थे। मैंने पूछा इसका क्या करोगे, तो बोले इसको हम सिर में लगवाते हैं जो बिल्कुल गंजे हो गए हैं, जिनको या फिर एलोपेशिया हो गया है या नेचुरली पालित्य के रोग हो गए, तो नागार्जुनी का लेप भी लगवाते हैं और नागार्जुनी खिलाते भी हैं। बोले इसमें सारे पोषक तत्व हैं जिससे बाल फिर से अच्छे हो जाते हैं। तो इतना अच्छा प्रयोग नागार्जुनी और मरीच का हमारे अगध के रूप में है। और इसी तरह से स्वर्णक्षीरी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है दुनिया में। सबसे अच्छी स्टेरॉइड, सबसे अच्छी एंटीवायरल, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक मेरे यहाँ पर स्वर्णक्षीरी का प्रयोग मैं जब करता हूँ जब पेशेंट आते हैं कि हमारे 2-3 बार फैलोपियन ट्यूब के ऑपरेशन हो गए, हमें यूट्रस में हमें टीबी भी हो चुकी और वो पूरा कीचड़ हो गया है, पास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। जब ऐसी क्लेरी युक्त कंडीशन हो जहाँ भृंगराज भी काम नहीं करे, वहां पर स्वर्णक्षीरी, बाप रे बाप, आखिरी में स्वर्णक्षीरी मूल का प्रयोग हम करते हैं। स्वर्णक्षीरी मूल को त्रिगुण कीर्ति रस के साथ में हम सारे कैंसर पेशेंट को यही दवा से शुरू करते हैं और 4-5 दिन में जब रिकवरी आती है तो पेशेंट आता है तो ही हम उसका आगे ट्रीटमेंट करते हैं। इतनी बढ़िया कॉन्फिडेंशियल हमारी मेडिसिन स्वर्णक्षीरी, फ्री की दवा, हमारे सारे नालों के पास स्वर्णक्षीरी भरी हुई है। लेकर आना है, उसके मूल निकालने हैं, सुखाने हैं, कैप्सूल भरने हैं या छोटी छोटी 1-2 रत्ती की गोलियां बनाइए, स्वर्णक्षीरी का प्रयोग करना है। पाषाण भेद मरीच, द्रोण पुष्पी मरीच, सहदेवी मरीच, इनके प्रयोग कई जगह पर आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने, अष्टांग में भी कई जगह पे और कई निघंटुकारों ने इनके बहुत अच्छे प्रयोग अगध के लिए किए हैं। ये सारे जो अगध के प्रयोग हैं, जहां पर भी स्नेक बाइट के बारे में बात है, जहाँ स्कॉर्पियन बाइट के बारे में बात है, वो सारे के सारे जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो सारे यहाँ पर काम करेंगे। क्योंकि ये एक पॉइजन का ही एक तरह से परजीवी का एक इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में। जब कोई दवा काम नहीं कर रही तो आचार्य चरक लिखते हैं कि अगध का प्रयोग करो भाई, अब ये इमरजेंसी है, अब तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होके बंदा मरने वाला है, अब तुम्हें अगध का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तत्काल फल देने वाली, अशुभ फल देने वाली हमारे पास में जो औषधि है वो डेफिनेटली हमारे पास में स्वर्णक्षीरी एक बहुत वंडर ड्रग है। ये सारे अगध हमारे पास में बहुत अच्छे ड्रग हैं। पंचक्षीरी अगध के बारे में हमने बात की और एक जगह मैंने पुराने वैद्यों की किताब में पढ़ा, जैसे एल्बेंडाजोल नहीं देते बच्चों को, ऐसे हमारे पास में हम देते हैं कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, ये वो सब, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से कीड़े नहीं मरते। तो एक आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा, वो कहीं शायद यादव जी त्रिकम जी के शिष्य है, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है, उन्होंने लिखा कि नीम छाल और नीम के पत्तों का काढ़ा बनाइए और उसका 1/20 उसमें लवण मिलाइए और उसकी बस्ती दे दीजिए और ये महीने में 1 बार देना है बस। ऐसा माह में 2 बार दीजिए। सर्व कृमि नाशक प्रयोग है ये। किसी भी तरह के टॉक्सिन्स आपके पेट तक पहुंच गए हो तो ये बस्ती सिर्फ महीने में 1 बार देने से। एल्बेंडाजोल हमको देना ही नहीं बच्चों को। हम जितने भी बच्चे आते हैं कि मुंह में व्हाइट डॉट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कृमि है बहुत सारी, सारे बच्चों को हमें नीम के छाल और लवण की बस्ती देना शुरू करना है। सर्व कृमि नाशक ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको भी हमें करना चाहिए। ब्रेथलेसनेस के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर कोरोना वायरस हमारे अटैक करता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक प्रयोग है कि गाय का जो दूध है, देशी गाय के दूध की हमें खीर बनानी है और हमें उसमें 1 पाव अगर खीर है तो उसमें केवल 6 ग्राम अगर हम अर्जुन की छाल का पाउडर डालते हैं और उसको हम ओवरनाइट रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में। शरद पूर्णिमा होना जरूरी नहीं है, कोई भी पूर्णिमा हो उस दिन अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी सी ब्रेथलेसनेस पे काम करने वाली एक औषधि तैयार होती है। चित्रकूट में हजारों लोगों को इस तरह की एक खीर पिलाई जाती है। ये बहुत सीक्रेट प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रयोग है नीम तेल, तुलसी और गौमूत्र। ये हम खुद बनाते हैं। हमारे यहाँ पर हमारी फार्मेसी में अस्थमेटिका ऑयल एक बनाया जाता है, उससे ही मिलता जुलता रेप्लिका उसका ये फॉर्मूला है। नीम तेल, तुलसी और गौमूत्र, इनका आप तेल पाक अगर करते हैं या फिर केवल नीम तेल, इस पूरे फॉर्मूले में सीक्रेट नीम तेल ही है। नीम तेल जो है वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन भी करता है, रिजुविनेट भी करता है। वहां पे टॉक्सिन्स, कैफीन, पॉल्यूटेंट्स कुछ भी इकट्ठा हो गए तो उसको भी पूरी तरह से वो साफ करने में सक्षम है। तो इस तरह से इसका हम प्रयोग करें। अच्छा, यक्ष्मा के लिए अभी क्या है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा इतना वीक हो है तो
तो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन बताता हूँ। अभी क्या है, हमारे जो सारे यंग बच्चे हैं, हमारे यंग पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारे आयुर्वेद के चूर्ण नहीं खाने हमको, और तुम्हारे आयुर्वेद के हमको ये क्या गोलियां नहीं खानी, सिरप आसोवारिश नहीं पीने। तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, तो हम उनके लिए काऊ मिल्क कैपुचिनो बनाएंगे। कैपुचिनो बनाने का एक बहुत अच्छा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। गाय का दूध लेना है 250 ग्राम, उसमें मिश्री डालना है 50 ग्राम, पिपली का पाउडर 10 ग्राम, और इसको अच्छा सा क्षीर पाक करना है। तो क्षीर पाक करके 10 ग्राम गाय का घी और 20 ग्राम मधु, इसको जो अनइक्वल अमाउंट में डाल के इसको अच्छे से चर्न करना है। जैसे ही आप इसको चर्न करेंगे तो जैसे कॉफी बन जाती है, नीचे थोड़ी सी कॉफी, ऊपर बहुत सारा फेना, और नए नए बच्चे उसमें जो हार्ट का शेप बनाते हैं, वो सारे काम हम गाय के दूध के ऊपर कर सकते हैं। और पुराने वैद्यों ने लिखा है कि यक्ष्मा के लिए जब ऐसे हो जाए कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी एक स्थिति आए, तो एक देशी गाय के दूध की कैपुचिनो आप बना के युवाओं को पिलाइए, ये बहुत अच्छा भी लगेगा और ये बहुत इफेक्टिव दवा है। मेरे क्लिनिक पे बहुत अच्छे से मैं ये कैपुचिनो बनाना सबको सिखाता हूँ, और हमारे आगे लोग याद करते हैं यार ये आयुर्वेद वाली कैपुचिनो बनाएंगे हम। ये कैपुचिनो हम सारे बच्चों को पिलाना शुरू करना है। बच्चे काढ़ा वाड़ा नहीं पी रहे, आपकी गिलोय अश्वगंधा कोई नहीं खा रहे, वो ना आपकी आसोवारिश पी रहे। बच्चों को हमें इंटरेस्टिंग बना के देना पड़ेगा। जैसे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आपकी दवा सबसे पहले देखने में अच्छी हो, सुगंध अच्छी हो, स्वाद अच्छा हो, जल्दी पचे, जल्दी इफेक्ट करे, और जल्दी से उसके जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकले। एग्जैक्टली आचार्य सुश्रुत के प्रिंसिपल्स पे काम करने वाली। नेक्स्ट तुम्हारा ये ऑन करो, जल्दी ऑन करो। जी जी, उधर अगले साइड लगाओ। हाँ, कंजेशन के ऊपर हम बात करें तो बहुत, ये चेस्ट कंजेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर थ्रोट कंजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेजल कंजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे कंजेशंस में ऑन करो। जी आवाज आ रही है सभी को? जी हम आगे। जी हम कंजेशंस की बात कर रहे थे, ये नेजल कंजेशन की बात है, थ्रोट कंजेशन की बात है, और यहाँ पर इसमें बनाना लीफ, हमारे पास में केले के पत्ते के जो बहुत सारे छोटे छोटे उपयोग, मैं आपको कभी ऐसा मौका आएगा तो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर केले के पत्ते जो कि एक वेस्ट चीज है, उसकी भस्म से केवल बनानी है, और 2 रत्ती की मात्रा, जिसको आप शरद ऋतु में देते हैं मधु के साथ, ग्रीष्म ऋतु में लवण के साथ। बहुत ये अलग अलग ऋतुओं में अगर जनपदोध्वंस आए तो अलग अलग अनुपात के साथ देने का आचार्यों ने उल्लेख किया है। तुलसी की मंजरी अदरक सरस के साथ हम सभी लोग जानते हैं। पीले पत्ते जो आंकड़े के होते हैं, अर्क हमारे पास में एक ऐसी औषधि है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव को चढ़ रहा है चारों तरफ, ये सारे आंकड़े के फूल और सारे बेल के पत्ते आप लेकर आइए और लाके भगवान शिव को चढ़ाइए, और मंदिर में पुजारी जी को 100 रुपए देके ये सारा सामान घर ले आइए और लाके आप छत में सुखाइए, पाउडर करिए। ये सारी चीजें जो भगवान शिव को चढ़ती हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट अगद है, और इन सब की बहुत अच्छे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। चाहे वो बेल पत्र हो, चाहे वो धतूरे के फूल हो, चाहे वो अर्घ के फूल हो। तो धतूरे तक हम जाते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए हम सभी लोग डरते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में ही बहुत अच्छा काम करने वाली वो औषधि है। तो भी हम कम से कम आंकड़े के फूलों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, और आंकड़े के पीले पत्तों का हम बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जो वूपिंग कफ का, अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज आए कि जिसकी खांसी रुक ही नहीं रही हो, मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, डॉक्टर साहब ये तो दिन रात खांस ही रहा है, और इसकी वजह से ना कोई सो पा रहा है, ना खा पा रहा है,
और डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोरोना भी नेगेटिव आ गया है, लेकिन इसकी खांसी बंद नहीं हो रही। हमको तो लगता है कि रिपोर्ट गलत आई है इसकी और इसको पक्का कोरोना ही है। ऐसे जो मरीज हमारे पास आते हैं उनको चंद्रामृत रस का प्रयोग कराइए, इसके बड़े अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। ये मैं अपनी सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। इसको ऐसे ही चबा के खाने के लिए पेशेंट को दीजिए या फिर उसको बोलिए कि मधु के साथ खाए और पहले ही चंद्रामृत रस से ही इतने अच्छे वूपिंग कफ और ड्राई कफ में आपको रिजल्ट आएंगे कि हो सकता है दूसरी खुराक की जरूरत ही ना पड़े। इतनी सस्ती और इतनी इफेक्टिव दवा, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक और एंटीवायरल तीनों एक्टिविटी के साथ में चंद्रामृत रस अपना काम करेगा। पुष्कर मूल मरीज, छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, वो पाउडर नहीं खाना चाहते, सिरप नहीं पीना चाहते, बहुत अच्छा सा संजीवनी वटी छोटी सी एक गोली लेना है सिर्फ, और साथ में थोड़ी सी प्रवाल पिष्टी, एक रत्ती संजीवनी और एक रत्ती प्रवाल पिष्टी मधु के साथ दीजिए। आप देखेंगे कि मुश्किल से दिन भर में 2 या 3 खुराक देनी होगी। जितने भी प्रतिशाय के लक्षण हो, नेजल कंजेशन के लक्षण हो, थ्रोट कंजेशन के लक्षण हो, एक्यूट ब्रेथलेसनेस हो और एक्यूट चेस्ट कंजेशन के लक्षण हो, सब में पहले ही दिन में आपको 70-80% तक आराम होगा। कितना अच्छा सा ये छोटा प्रयोग है। धूमपान के बारे में, धूमपान हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा और एक चूंकि हमें ऐसा लगता है कि यार धूमपान में कौन इतनी धूमबत्ती खरीद के लाओ या फिर धूमबत्ती खुद बनाओ, इतनी सारी औषधियों को गूगल के साथ मिलाओ और रोल बनाओ, तो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे धूमपान के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत सरल है, बहुत सुगम है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो भी ऐसी औषधियां हैं जिनमें बहुत अच्छी क्षार की मात्रा होती है, जो बहुत अच्छी क्षारीय गुण वाली है, उनमें से अधिकतम औषधियां जो है, ये मेरा पर्सनल अपना मैंने काम किया है इस पे काफी सारा, जितने क्षारीय गुण वाली औषधियां हैं वो सबकी जो लकड़ी है, जो स्टिक है, जो स्टेम है, वो अंदर से हॉलो होती है। तो मैं ऐसी अलग अलग लकड़ियों को काट के लाया और काट के मैंने देखा कि ये तो प्रकृति ने बनी बनाई बहुत अच्छी धूमबत्ती हमको दे रखी है। तो मेरे क्लिनिक पे जितना भी धूमपान हम सारे के सारे प्रतिशाय के मरीजों को थ्रोट कंजेशन, चेस्ट कंजेशन और जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं उन सबको हमारे क्लिनिक पे धूमपान करना कंपलसरी है और सबको हम नेचुरल क्षारीय स्टिक से ही धूमपान कराते हैं। एक तरफ से जलाते हैं, दूसरी तरफ से कॉटन लगा के धूमपान कराते हैं। चाहे वो एरंड मूल नहीं, एरंड की लकड़ी, अर्ग की लकड़ी, अपामार्ग, अग्निमंथा, पलाश, ये सब की जो स्टिक है ना, सूखने के बाद सबकी स्टिक हॉलो हो जाती है। इनसे धूमपान कराइए, पेशेंट को भी मजा आएगा कि अरे भाई यार, चूरन चटनी जैसा नाम सुनते थे आयुर्वेद का और यहाँ तो बढ़िया स्मोकिंग करा रहे हैं, हम तो मजा ही आ गया। इस तरह से हमें आयुर्वेद की चिकित्सा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। ज्वर के बारे में मैं आपको बताऊं अगली स्लाइड में कि एक बहुत अच्छा पौधा है जो आप इस वक्त देख रहे हो, हम कभी आयुर्वेद के डॉक्टर यूज ही नहीं कर रहे इस पौधे को। मैं देख रहा हूँ किसी भी कंपनी ने इसको अपने किसी बुखार की दवा के इंग्रेडिएंट में नहीं डाला, क्योंकि कोरोना में प्रतिशाय के साथ में फीवर आपको पहले दिन से आना शुरू होता है। बहुत अच्छी और सिंपल मेडिसिन है। हुल के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारी आपको डिटेल मिलेगी। इट इज अ वंडर ड्रग फॉर फीवर। एक पुराने सिद्ध गुप्त प्रयोगांक की एक ऐसी और मेरे पास किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बुखार मरीज को सालों से नहीं उतर रहा हो, जिसको एंटीबायोटिक से लगा के कितना ही कुछ भी दे लिया हो, मलेरिया का ट्रीटमेंट, टीबी का, डॉक्टर से क्या क्या नहीं दे डाला उसको आप केवल हुल की जो पत्तियां हैं इनका सरस निकाल के एक चम्मच दिन में 3 बार पिलाइए। पहले दिन में ही सालों पुराना बुखार ठीक करने में सक्षम है ये दवा। मेरे क्लिनिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सीक्रेट है, बुखार की जो एक दिन में मैं बुखार उतार के देता हूँ। और अगर ऐसा मरीज आपके पास आता है जो कहता है डॉक्टर साहब तो मेरा बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा और मुझे लगता है कि अब मैं एंटीबायोटिक्स बहुत सारी लेके मैं थक गया हूँ और मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, ऐसे पेशेंट को केवल 2 मिनट में हमारे क्लिनिक पे हम बुखार उतार के देते हैं। और वो हम करते हैं कंडे से, देसी गाय के गोबर का कंडा लिया, उसको गैस पे जलाया और जला के मरीज के पैरों के पास रखा और रख के उसमें हम अंगार में 2 चम्मच चिरायते का पाउडर या फिर 2 चम्मच सुदर्शन चूर्ण का पाउडर उसमें डालते हैं और पेशेंट को चादर से उड़ा देते हैं। 2 मिनट के अंदर पेशेंट पसीने से तर होके चादर के बाहर निकलता है और जो भी ज्वर मुक्ति के लक्षण है, शरीर में लाघव हो, भूख खुलने लग जाए, शीर्षा कंडू और सारे के सारे चरकोक्त लक्षण ज्वर मुक्ति के उस मरीज में दिखते हैं। आचार्य चरक ने लिखा है अभी चिरायता जो है वो ज्वर नाशक है और वैद्य को अपनी युक्ति से उसको उपयोग करना है। खा नहीं सकते तो पानी में उसको बॉईल करिए और उसके छोटे बच्चे हैं हमारे पास, बुखार नहीं उतर रहा, फुल का रस पिलाया तो भी
तो भी वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं पी पाऊंगा, उल्टी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम कोई रेफर नहीं करते पेशेंट, हम बोलते हैं ये सुदर्शन का पाउडर बच्चे के हाथ पैरों में रगड़ना शुरू करो, और रगड़ते रगड़ते धीरे से उसका धुआं करके सुदर्शन और चिरायते का धीरे से बच्चे को कवर कर देते हैं। 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर बच्चा पसीने से तर हो जाता है और सारा बुखार उतर जाता है। और ऐसा 2-3 बार कर दीजिए, क्या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो, बैक्टीरियल की, फंगल की, अमीबिक की, जो भी हो, सर्वज्वर नाशक प्रयोग है सुदर्शन चूर्ण या चिरायते का धूपन। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग हम करते हैं, तो सारे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको स्लाइड में देख सकते हैं। अभी जितने पेशेंट है, इतना डर हो गया उनको कि रात रात भर बैठ के टीवी में कोरोना की न्यूज देखते बैठ रहे हैं, अपना पिक्चरों में मन लगा रहे हैं। इंसोम्निया के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं। जब तक आदमी सोएगा नहीं शांति से, तब तक उसको डेफिनेटली इतना स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। होती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, और एप्पल थोड़ा उसमें डिप करके केवल फोरहेड पे रखिए, इतनी बढ़िया नींद मरीज को आएगी कि वो कहेगा कि मैं तो घोड़े बेच के सो गया। ये सारे प्रयोग कहीं चक्रदत्त में, कई सिद्ध प्रयोग संगे ऐसे जगह से मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ जो बहुत सामान्य है, और आपको करने में बड़ा मजा आएगा, और पेशेंट को भी बड़ा मजा आएगा कि यार ये वैद्य जी का काम स्पेशल है बॉस, इन्होंने जो किया ना वो किसी ने नहीं किया अभी तक। ब्राह्मी और सर्पगंधा इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आदमी डिस्ट्रेस भी होगा, इसका बीपी भी नॉर्मल होगा, घबराहट बेचैनी भी नहीं होगी, मेधा घी धृति स्मृति भी बढ़ेगी, जनपदों ध्वंस के प्रति भी और ज्यादा सकारात्मक होगा। ब्राह्मी और सर्पगंधा संभाग मिला के इसका भी प्रयोग आप सबको जरूर करना चाहिए। पर ये मेरा एक बहुत बड़ी हमारी खोज है। मेरे गंज बासौदा में वो रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो मरीज कभी भी नहीं सो रहा है, महीनों से नहीं सोया, सालों से नहीं सोया, और रेडिया हो गया, उसको भगवान दिखने लगे हैं, भूत दिखने लगे हैं, दादाजी मर गए वो दिखने लगे हैं अचानक। ऐसे सभी मरीजों को जिनको नींद नहीं आ रही और वो मेंटली एबनॉर्मल होते जा रहे हैं, सबसे सामान्य प्रयोग, वो दवा भी नहीं खाना चाहते, वो दवा खिलाओगे आप तो आप वो दवा फेंक देंगे, एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को जब वो बिस्तर में लेट जाए तो एक दिया लीजिए, दिए में घी डालिए, और घी के ऊपर एक बत्ती आपको बनानी है, कॉटन लेना है, और जटामासी 10-50 रुपए की जटामासी लेकर आइए, और उसके छोटे छोटे रेशों को वो कॉटन के साथ मिला के आप बत्ती बनाइए, और ये जटामासी की बाती का अगर आप दिया जलाते हैं उस कमरे में जहाँ वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या उन्माद अपस्मार से पीड़ित या फिर सिजोफ्रेनिक या इस तरह का कोई भी अनिद्रा से पीड़ित जो मरीज है वो वहाँ पे सो रहा है, अगर वो दिया जलाते हैं आप, तो मात्र 10 से 15 मिनट में वो इतनी गहरी नींद में सोएगा और धीरे धीरे उसकी मानसिक रोगों की रिकवरी आती ही चली जाएगी। ये बहुत अच्छा, सरल, सुगम और बहुत आसान प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तंत्र प्रयोग, अभी आयुर्वेद में भाई मंत्र गृह चिकित्सा हमारा एकाधिकार है, और गृह चिकित्सा में तंत्र चिकित्सा के बारे में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों से सुना है, और कहीं किसी ग्रंथ में भी पढ़ने में आया कि गोमूत्र का पोछा, बोले हर अमावस, अगर आपके घर में बहुत सारी समस्याएं, लगातार लोग बीमार होते रहते हैं, लगातार लोग मरते ही जा रहे हैं, और हमेशा कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो हर अमावस और पूनम पे, अमावस्या और पूर्णिमा पे अपने घर की चौखट पे, कम से कम चौखट पे गोमूत्र का पोछा जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, गोमूत्र और गोबर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने यूएस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध किया है कि देशी गाय का गोबर और गोमूत्र ऐसी चीज है, इसके ऊपर मेरे पास कई पेपर्स भी हैं जो इंटरनेशनल पेपर जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, कि सबसे इजीली अवेलेबल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वाली अगर कोई चीज है तो वो गोमूत्र और गोबर है हमारे पास, देशी गाय का। तो ये गोमूत्र का पोछा लगाने से जब भी कोई घर के अंदर आएगा तो अब सेल्फ डिसइंफेक्टेशन होने वाला है इसका। और अगर पूरे घर में लगाते हैं तो कहीं भी अगर किसी तरह के जर्म्स हैं, फिनाइल का पोछा नहीं चाहिए हमको गोमूत्र ही डाल के पोछा लगाना चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग और आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कठिन समय में, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि यार बगल वाला कोरोना से चला गया, अब बॉस अगला नंबर अपना है, और कोई पंचक वगैरह में चला गया तो लगता है कि अब तो मोहल्ले से 5 लोग जाएंगे जिसमें अपना नंबर जरूर लगता है, क्योंकि हम तो सबसे बड़े पापी हैं।
ऐसे करके बहुत लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, सड़कों पे ज्यादा लड़ाइयां कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे बहुत बहस कर रहे हैं। ऐसे में वेद रसायन का प्रयोग लोगों के लिए हमें बहुत करना जरूरी है। अपनी हर दवा में हर मरीज को कुछ ना कुछ वेद औषधि मिलाकर जरूर लीजिए, क्योंकि इनमें से 90% लोग बीमार नहीं है, 90% लोग डरे हुए हैं। उनको गुरुची है, अपामार्ग है, शंख पुष्पी है, वचा है, हरितकी है, कुष्ठ शतावरी, शंख पुष्पी है, जटामासी का दीपक मैंने आपको बताया। ये तो हर पेशेंट को आप देना शुरू ही कर दीजिए। और हमारे क्लिनिक पे हम देते हैं शंख पुष्पी, ब्राह्मी, गोरखकुंडी, ये तीनों को हम त्रिफला और मिश्री के साथ मिला के देते हैं। और सभी तरह के मानसिक रोगों में हमारा ये परम वेद रसायन का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आचार्य चरक कहते हैं कि रसायन का प्रयोग करना है तो अश्वगंधा ऐसे ही बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देशी गाय के दूध की 7 भावनाएं देकर और फिर 7 भावना आप दे देंगे तो उसके बाद में अश्वगंधा कड़क नहीं रहता, पार्ले जी की तरह क्रिस्पी हो जाता है। उसको आप ऐसे ही मिक्सी में पीस सकते हैं और 500 mg का 125 mg का कैप्सूल भर के आप दीजिए। बहुत उत्तम रसायन का आपको इससे लाभ मिलेगा और सर्व रोग नाशक ये अश्वगंधा का शीरपाक रसायन है। मेरे सारे पेशेंट जो मुश्किल पेशेंट होते हैं उनको अश्वगंधा शीरपाक में देता है और शीरपाक अश्वगंधा शीरपाक किया हुआ जो दुग्ध भावित अश्वगंधा 7 बार का मैं देता हूँ। और रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, डायबिटीज के ऐसे जो मुश्किल पेशेंट हैं उनको आप जरूर दीजिए। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना आनंद आपको आएगा। इसी तरह से स्वर्णक्षीरी घन सत्व अगर आप बना सकते हैं तो उसको भी मरीज के साथ आप दे सकते हैं। स्वर्ण सूत शेखर रस जो ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल उनको डायरिया ही हो गया है, बिल्कुल के इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि कोरोना नहीं हुआ, वो डर के ही इतने हो गए कि उल्टी हो रही है, दस्त भी हो रहा है और बिल्कुल बेचैन है। और ऐसे आए हैं आपके पास, पकड़ के लाए लोग उनको कि भैया अब ये तो पागल हो जाएगा आदमी, डर से ही मर जाएगा। ये स्वर्ण सूत शेखर रस बहुत अच्छा इस तरह के एग्रेशन को शांत करने वाली एक दवा है, इसका प्रयोग करिए। और गौमूत्र घन सत्व, अगर आप गौमूत्र का खूब सारा आपको मिल जाए तो गौशाला में जाइए एक दिन और एक टेंट हाउस से कढ़ाई लेकर जाइए, तो 50 किलो की कढ़ाई खूब सारा गौमूत्र डाल के अच्छे से उसको पकाइए और पका के आखिरी में गौमूत्र घन सत्व जो मिलेगा, ये गौमूत्र गंधी शिला जिनसे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है और 10 गुना ज्यादा गुणकारी है और 10 गुना ज्यादा रसायन और वाजीकरण प्रॉपर्टी वाला है। तो गौमूत्र घन सत्व का भी बहुत सुंदर प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। अभी शुरू में मरीज कई बार नए बच्चे आ रहे हैं, यंग लड़के आ जाते हैं कि यार गले में कुछ ऐसा इचिंग सी हो रही है, अंदर ऐसा लग रहा है कुछ डाल के खुजला लूं मैं, कहीं कोरोना तो नहीं डॉक्टर साहब। इसके लिए आचार्य चरक ने आचार्य चक्रपाणी में लिखा है कि जो बड़ी हरड़ है उसके छिलके के टुकड़े करके अगर आप चूसते हैं तो किसी भी तरह की थ्रोट में इचिंग हो, हम सब भी कभी इस तरह का साउंड करते हैं, हम सभी लोग गले के अंदर इचिंग होती है और ये होती रहती है और ये बहुत ऑकवर्ड लगता है जब हम ऐसा करते हैं। तो ये सारी कंडीशन में बड़ी हरड़ का छिलका चूसते रहने से ये बिल्कुल ठीक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट योग है। अभी क्या हुआ, योग हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हम 1.5 साल आयुर्वेद के डॉक्टर योग पढ़ते हैं और अभी जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योग चल रहा है, हम आयुर्वेद के डॉक्टर जो है उसमें आगे नहीं आ पा रहे। जबकि सरकार ने सोचा कि एक योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे तो आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा, ये योग के साथ लगे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि सारे योगा टीचर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई खाना पीने आ रहा है हमारे को, हाँ नुकसान हो रहा है साहब, एसिडिटी बढ़ रही है, मेरी वाइफ को पीरियड ज्यादा आ गया और जल्दी क्या हो गया और छाले हो और ऐसे आप करीब 50 के थ्रू या जैसे भी सीखे नाड़ी परीक्षण अच्छे से शुरू करिए और अपने टेबल को हटा के हर मरीज को कोशिश करिए बिना कोई योग की टेक्निक जरूर सिखाएं। और क्योंकि हम जितने अच्छे से अगर किसी का एकाधिकार है तो सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर का एकाधिकार है। और अगर आप योगा टीचर नहीं बन रहे हैं तो आप ये तय मान के चलिए कि योगा टीचर जो है वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन ही रहा है, वो अश्वगंधा बताने लग गया, वो दशपुरा रिश्त लिखने लग गया, वो सब कर रहा है जो आपको करना चाहिए। वो आपका काम 100% करने लग जाएगा अगर वो अपना खुद का जो योग हमने 1.5 साल पढ़ा है उसको अपने क्लिनिक का और अपनी प्रैक्टिस का इंटीग्रल हिस्सा बनाइए।
और सारी दुनिया को ये मैसेज आना चाहिए कि अगर आपको सही योगा का कोई सजेशन देगा तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही दे सकता है। तो योग के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी इस मौसम में ज्वाइंट पेन के बहुत सारे हमारे पास पेशेंट हैं। मैं बस 2-3 मिनट में खत्म करूंगा सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। माफी चाहता हूँ, थोड़ा समय 10 मिनट ऊपर हो रहा है। मुझे इजाजत है 5 मिनट में और वाइंड अप कर दूं, ठीक है? बढ़िया चल रहा है। जी ओके जी भाई, थैंक यू सो मच। जॉइंट पेन में मैं आपको बताऊं कि आप सबसे सिंपल, कोई आप बड़े तेलों में मत जाइए। आपको महानारायण, महाविष्कर भी है, वो जो भी है वो सब आप यूज करिए। अगर कभी खत्म हो जाता है वो तेल तो परेशान मत होइए। सबसे अच्छा अगर कोई पेन किलर, विश्वकर्मा जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। विश्वकर्मा सर, ऑलरेडी विश्वकर्मा सर म्यूट। सबसे अच्छा अगर मैंने देखा है किसी तेल की एक्टिविटी, और जिसको कि एलोपैथी डॉक्टर्स को मैंने यूएस और यूके के एलोपैथी डॉक्टर्स को मैंने यूट्यूब पे डालते हुए देखा है कि जॉइंट पेन के केसेस में वो कैस्टर ऑयल और तिल तेल, इस तरह के तेलों में डुबोते हैं पट्टी को और उसमें डालते हैं थोड़ा पिपरमेंट या थोड़ा सौंठ का पाउडर और उसका लेप करके 2 घंटे तक उसको बांध के रखते हैं और बीच बीच में स्टीम देते रहते हैं। केवल तिल का तेल या केवल एरंड का तेल परमवाद शामक है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एरंड तेल परमवाद शामक है, वो जहाँ पर हाथी को शेर मार देता है, वो सब एरंड तेल के बारे में वो सब बातें कही गई है। बिगड़े हुए हाथी को भी शेर जैसे शिकार करता है वैसे एरंड तेल सारे महात्माओं को, मतलब हमने पढ़ा है। एरंड तेल को हल्के में मत लीजिए आप। महानारायण तेल, महाविष्कर तेल, ये सब में ज्यादा जाइए मत। सबसे पहले छोटी चीजों का उपयोग करिए। जितना सिंप्लीफाई करेंगे प्रैक्टिस को, जितने सस्ते में आप ट्रीटमेंट करेंगे और जितना तो उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव होगा और ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो केवल तिल के तेल या एरंड तेल को आप थोड़ा सा पिपरमेंट, कपूर या अमृत धारा 1-2 बूंद टपका दीजिए, थोड़ा सौंठ का पाउडर छिड़किए और उसको रोल बांध के ज्वाइंट पे, घुटने पे, कंधे पे, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, जहां भी हो अच्छे से स्टीम करिए। कुकर में पानी भर के थोड़ा दशमूल की पोटली डाल के और एक ट्यूब से अच्छा सा स्टीम करिए। 15 मिनट हो गया, पेशेंट से पूछिए ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। 15 मिनट बाद फिर स्टीम करिए। जब तक पेशेंट नहीं बोले कि मैं पूरा ठीक हो गया तब तक उसको क्लिनिक से जाने मत दीजिए। आपके क्लिनिक से आदमी तभी निकलना चाहिए जब वो पूरी तरह से उसका जॉइंट पेन ठीक हो जाए, तब वो लोहा मानेगा कि कॉम्बिफ्लेम वगैरह नहीं खाना मुझे, उसके लीवर किडनी खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कोई दवा भी नहीं दी, पता नहीं कौन से तेल में पट्टी बांधी और स्टीम देते रहे, मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया। इतने अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले हैं तिल तेल और एरंड तेल जैसे चीजों से। पोटली अगर आप बनाते हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। आपको निर्गुंडी मिल जाए, उतरन मिल जाए, धतूरा मिल जाए, अर्क मिल जाए, एरंड मिल जाए, जो मिले वो आप नीचे उसके पत्तों को अच्छा फ्राई करके और पोटली में बांधिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे देश में जो भी नशे की चीजें हैं वो सारी नशे की चीजें वंडरफुल पेन किलर है। मेरे क्लिनिक पे मैं जो 1 सिगरेट का पैकेट लेकर आता हूँ और जो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो रहा उसको 1 सिगरेट की तंबाकू निकाली, पोटली में डाली फ्राई करके, और उससे जैसे ही आप पोटली करेंगे, तंबाकू में इतनी अच्छी पेन किलर प्रॉपर्टी है कि आपको लगाते ही पेशेंट बोलेगा कि अरे मजा ही आ गया, आज के जितना हल्का घुटना तो मुझे कभी भी नहीं लगा। इसी तरह से पुराने वैद्यों की किताबों में हम पढ़े तो अफीम के इतने सारे प्रयोग हैं कि लूज मोशन 1 डोज में बंद हो जाएगा, बॉडी पेन 1-2 डोज में बंद हो जाएगा, आर्थराइटिस 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी हम अफीम के बारे में अगर बात करें तो अभी अगर सड़क के किनारे निकलेंगे आप अपने शहर में तो सारे गंजेड़ी और अफीमची वो सब पीते हुए दिख जाएंगे। एलोपैथी डॉक्टर्स को, उनके फार्मेसिस्ट को पूरी अफीम की सप्लाई हो रही है, केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं मिल रही, क्योंकि अगर इनके हाथ में ये भी दे दिया तो फिर ये दुनिया में किसी को भी नहीं सुनने वाले, सबसे आगे खड़े होंगे। तो विश्व आयुर्वेद परिषद के मन से मेरा ये भी निवेदन है कि जो वैद्य अपनी दवाई खुद बनाते हैं उनको अफीम वगैरह ये सब कुछ औषधि प्रयोग के लिए जरूर मिलना चाहिए। इसके बारे में भी हमें प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस और हम आगे बढ़े। तो ब्यूटी के अंदर ऐसे बिल्कुल बदसूरत लोग आते हैं जिनको कि किसी भी तरह से एलोपैथी आयुर्वेद किसी भी पहले से ठीक नहीं होने वाले, जैसे कि चिकन पॉक्स वाले पेशेंट आते हैं, मुंह में गड्ढे हो गए, या लड़कियां आती हैं उनको पिंपल ऐसे हो गए कि पूरा मुंह गड्ढे से बन गया,
ऐसे पेशेंट को कितना ही कोई ट्रीटमेंट कर ले, उनकी स्किन पहले जैसी नहीं होती। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा आपको प्रयोग बता रहा हूँ, उदुम्बर पत्र जिसमें कीड़े लगे हों, ऐसे कीड़े जो पिंपल की तरह उठे, यथारूपम तथा गुणम, चरक का ही सिद्धांत है। ऐसे पत्ते जिनमें कीड़े ऐसे लगे हों जो पिंपल जैसे उठे हों, वो पत्ते कलेक्ट करके लाइए। अभी बारिश के बाद में आप देखेंगे कि उदुम्बर के 90% पत्ते ऐसे ही हो जाते हैं। उनको कलेक्ट करके लाइए, उनको सुखाइए, सुखा के उनका पाउडर करिए और आप फेस पैक लगाने को दीजिए। मात्र 5 दिन 7 दिन में ऐसा लगेगा कि सारे गड्ढे भर गए। अद्भुत कायाकल्प का प्रयोग जो है, इस तरह से जावित्री का लेप करने से भी ऐसा ही होता है, विभूति फल बच्चा से भी। बाल रोगों के बारे में हम हमेशा डरते हैं। कोई भी बच्चा आया अभी तो हम जो जनरल आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सोचते हैं बाप रे बच्चे को क्या देना, कुमार कल्याण रस कितनी डोज देना पता नहीं। बहुत सारी बड़ी बड़ी दवाइयां हम कैसे देंगे उनको, रस बस में डरे हुए रहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे प्रैक्टिशनर हैं, बड़े हॉस्पिटल में भी हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैं एक बहुत अच्छे सिस्टमैटिक 2-3 आपके लिए प्रयोग बना के लाया हूँ। एक ही बता रहा हूँ आपको, कुमारी आसो, अरविंद आसो, रोहिता कारिश और लोहासो, ये चारों सिरप आप मिलाइए और ये सबको मिलकर पाठक जी म्यूट कर दीजिए प्लीज, उमेश पाठक सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये चारों सिरप को आप अच्छे से मिलाइए और इनके मैंने आपको डोज वाइज लिखा है। कितने उम्र के बच्चे को 3 ड्रॉप, 6 महीने तक के बच्चे को 3 ड्रॉप, 1 से 3 साल के बच्चे को 6 से 7 ड्रॉप, ये एक दिन में 2 बार ऐसे आपको देना है। जो भी लोग आपके पास ऐसे आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को क्या दें इम्यूनिटी के लिए, बच्चों को कोरोना ना हो क्या दें, छोटे छोटे खाली ड्रॉपर 3-3 रुपए के खरीद के लाइए बाजार से, 1000, 500, 100 जितना मर्जी खरीद के लाइए और ये चारों सिरप मिला के और आप ड्रॉपर में भर के दीजिए। इतना बढ़िया समस्त बाल रोगों पे ये प्रयोग है। चाहे वो उसको स्तन्य दृष्टि हो, चाहे उसको बच्चे को दांत निकल रहे हो, दस्त लग रहे हो, किसी भी तरह की बाल बच्चों की विकृति हो, रोग हो, पेट फूल रहा हो, बच्चा रोई जा रहा हो, ये जितनी उम्र के बच्चों को जितना ड्रॉप दिया है, ये बहुत बड़े पुराने वैद्यों के ग्रंथों से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बहुत मजा आएगा ये सब प्रैक्टिस करने में। बहुत सारी बीमारियां तो हमारी जो है मेडिसिन जो है वो बीमारियों के नाम पर ही होती हैं। बहुत सारी चीजें तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, आम वाताड़ी रह, शीत पित्त भंजन रह, श्वास कुटन, तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम जनपदोध्वंस में बहुत मजबूती के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को भी निखार सकते हैं। क्योंकि जो भी हो, हम चाहे जिस पद पे भी हो, लेकिन बेसिकली हम सभी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और पूरा समाज हमारी तरफ देखता है कि हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अगर वो स्वस्थ हैं तो उनके स्वास्थ्य को और मजबूती देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अधिकारी हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के जो है वरिष्ठ वैद्य हैं, सभी को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे हम उम्र जो साथी हैं उन सभी का मैंने बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और हमारी जो टीम है उन्होंने मुझे अवसर दिया और हमारे राजपूत सर, डॉक्टर रामदेव शर्मा सर, पीएम गुप्ता सर और जितने भी वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू सो मच। जय आयुर्वेद, जय भारत। डॉक्टर अशोक कुमार चौहान की ओर से विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद। अपने अनुभूत योग बताए, निसंदेह हम सब लोगों के लिए वह दाता सिद्ध होंगे। और इसी के साथ ही मैं हमारे जितने भी श्रोता बंधु साथ में हैं चिकित्सक त्रिपाठी जी से प्रश्न उत्तर अगर पूछना हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उनके लिए समय देता हूँ कि वह उनसे प्रश्न उत्तर कर सकते। जी मैं थोड़ा आपको दोबारा दीजिए जी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और प्रश्नोत्तर के लिए मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सबकी सेवा की हो। चलिए मैं आप सब लोगों की जानकारी बात बोलना चाहूंगा। अगला वेबिनार रिया की टीम ने करना स्वीकार किया है को वहाँ रिया टीम द्वारा संभाल वेबिनार का आयोजन होगा और हम सभी की